दाऊद इब्राहिम वो जाके पाकिस्तान बैठ गया और एक छोटा राजन जो कहाँ है ये समझ में नहीं आता था, वो ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल देते थे बिजनेसमैन को और खूब पैसे वैसे इकट्ठा करते थे। तो ऑफिसर्स बोलते दो आवाजें तो पहचान ली हमने, एक विक्की मल्होत्रा की है, एक छोटा राजन की है, थर्ड आवाज नहीं पहचान रहे, तुम जाके इनको पकड़ के लाओ। तो जो टीम पहुंची, दे फाउंड विक्की तो वहाँ था, उसके साथ एक और जेंटलमैन थे। तो उनके साथीदार ने कहा इसको छोड़ दो, मैं तो आईपीएस ऑफिसर हूँ। कौन थे वो? अजीत डोवल सर। वो क्यों थे उधर? वो इन लोगों को डेवलप कर रहे थे फॉर एक्शन अगेंस्ट दाऊद। पावर हायरार्की में सबसे ज्यादा पावर इंडिया में किसके पास है? पॉलिटिशियंस। हमारी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स सब उनके हाथ में है। सिटीजंस मस्ट वायलेंस देखते हैं, उसमें से ओनली 10 to 20% इज स्पॉन्टेनियस वायलेंस, बाकी सब इंस्टिगेट की जाती है बाय पॉलिटिकल लीडर्स और आम आदमी बेवकूफ बन रहा है। आप क्राइम ब्रांच में थे, सबसे खतरनाक कौन सा इंसिडेंट रहा? एक बार क्या हुआ था, ऑफिस ना रात को 12-1 बजे गई तो फोन आ रहा है कि मैडम आपको मिलने आओ। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं ऑफिस में उस टाइम? मैंने जब ढूंढा तो मेरे एस्कॉर्ट व्हीकल का ड्राइवर ने इन्फॉर्मेशन लिख कर दी थी कि मैडम आप अभी ऑफिस में। आज अंडरवर्ल्ड है बॉम्बे में? वो जो स्केल था कि अगर दिवाली मनाई तो एक्सटॉर्शन कॉल्स आ जाएंगे, वो नहीं है एटमॉस्फेयर। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमारे एपिसोड को जितने भी लोग देखते हैं उनमें से 79% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस चैनल को इन रिटर्न इंडिया का, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पर्सनल ग्रोथ चैनल बना के रहूँगा। क्योंकि जितना आप हमें सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा, हम उतने बड़े होंगे एंड उतने ही बेहतर और बड़े गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए। आज का एपिसोड रियलिटी ऑफ इंडिया के बारे में। क्या सच में पॉलिटिशियंस आईपीएस एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कंट्रोल करते हैं? कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया में जो वुमेन के लिए अनसेफ है? कौन से ऐसे केसेस हैं जहां 10-12 साल से केसेस चलते ही जा रहे हैं और सॉल्व कोई नहीं कर पाता? और क्या है रियल स्टोरी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर्स एंड इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रियलिटी? इनके बीच में कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे हम इन तक पहुंच पाए, क्यों हम इनको पकड़ नहीं पाते एंड क्यों ऐसे प्लान्स इतनी इंटेल, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी फेल हो जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस एपिसोड में आपको इतने सारे नए टाइप की क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जो हमारे लिए भी बहुत न्यू था, एकदम अनफिल्टर्ड, विथ आवर टुडेज गेस्ट जो फॉर्मर आईपीएस रह चुकी है, ऑफिसर मीरान चड्ढा। उन्होंने महाराष्ट्र काडे को 40 ईयर्स सर्व किया है, उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है एंड उन्होंने अपने करियर की काफ़ी सारी स्टोरीज आज हमसे शेयर करी है अबाउट द रियलिटी ऑफ उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा जब वो क्राइम ब्रांच की हेड थी मुंबई में। ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस पूरे एपिसोड की अगर छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स देखना है तो राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम कम समय में आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेटिव क्लिप्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लो। एंजॉय द शो। आपकी बुक में एक चैप्टर है 25, एक्सटॉर्शन कॉल्स 2.5 अरेस्ट। क्या है ये? मेरे को समझाओगे इस चैप्टर में क्या लिखा है आपने? आपकी स्टोरी तो यही एक्सटॉर्शन वाला ही केस है। उस टाइम पे जब मैं जॉइंट सीपी क्राइम थी, क्राइम ब्रांच मुंबई में, तो 2 मेन गैंग्स थे, एक दाऊद इब्राहिम वो जाके पाकिस्तान बैठ गया और एक छोटा राजन जो कहाँ है ये समझ में नहीं आता था। इनके जो ग्रुप्स थे वो ऐसे एक्सटॉर्शन कॉल देते थे बिजनेसमैन को और खूब पैसे वैसे इकट्ठा करते थे। तो हम उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में रखते थे, जैसे जैसे ट्रायल एंड एरर होता है, भाई ये इसका आदमी है, ये इसका आदमी है, इसका रख के देख लो। आप रखोगे 10 दिन में एक कॉल से आपको पता चलेगा हाँ ये तो एक्टिव है, बट ये किसी और नंबर पे एक्टिव है, फिर आप वो नंबर रखोगे। तो ये एक आई वुड से वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है जो हमारी टीम्स होती हैं क्राइम ब्रांच में वो करती हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन थी और वो मुझे भी सुनाते थे कि
बहुत ज़बरदस्त एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं एंड दे आइडेंटिफाइड, इन्होंने 2 आवाज़ें आइडेंटिफाई की, एक विक्की मल्होत्रा, एक फरीद तनाशा, एंड दीज 2 बॉयज़ वर ऑफ छोटा राजन गैंग। ओके। तो कहाँ से आ रहे हैं ये कॉल्स, तो हमने हमारी टीम भेजी कोलकाता। कोलकाता एक टीम कुड नॉट ट्रेस, वापस आ गई। फिर कॉल्स दिल्ली से शुरू हुए। इस प्रोजेक्ट को एक्स प्रोजेक्ट बोलते थे। तो ऑफिसर्स बोलते 2 आवाज़ें तो पहचान ली हमने, एक विक्की मल्होत्रा की है, एक छोटा राजन की है। एंड ऑफिसर्स इन क्राइम ब्रांच आर एब्सोल्युटली एक्सलेंट आईओस एंड वेरी इंट्यूटिव डिटेक्टिव्स। 3rd आवाज़ नहीं पहचान रहे। चलो मैंने सोचा छोड़ो, पहचानो, तुम जाके इनको पकड़ के लाओ। तो एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान किया गया, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं दिल्ली। तो जो टीम गई उसमें हमारे डीसीपी नहीं जा पाए, किसी रीज़न से उनकी फ़्लाइट मिस हुई। तो जो टीम पहुंची, व्हेन दे डिसाइडेड टू एप्रीहेंड फरीद तनाशा एंड विक्की मल्होत्रा, दे फाउंड विक्की तो वहाँ था, उसके साथ एक और जेंटलमैन थे, बट फरीद नहीं था। तो इन्होंने जब उनको पकड़ा, विक्की और उसके साथीदार को, तो उनके साथीदार ने कहा इसको छोड़ दो, मैं तो आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ हूँ। तो डीसीपी वहाँ थे नहीं। ये इंस्पेक्टर पाटिल को एकदम कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, मोबाइल, मुझे बोला मैडम आप इनसे बात कीजिए। तो कह रहे हैं मैं डायरेक्टर आईबी रिटायर हूँ। मैं भी एकदम चौंक गई, और ये वो आवाज़ थी जो हमारे ऑफिसर्स पहचान नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे पूछा अच्छा आप नाम बताइए। नाम तो ठीक है, तो फिर आप के महाराष्ट्र के बैचमेट्स बताइए कि आप रियली आईपीएस के हैं। तो उन्होंने अपने महाराष्ट्र के आईपीएस के बैचमेट्स के नाम बता दिए, और फिर उन्होंने मुझे गुस्सा किया, तुम छोड़ो इसे। और उन्होंने ये भी कहा कि जॉइंट सीपी तो कोई महिला है ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो महिला हूँ और मैं तो जॉइंट सीपी हूँ। इसमें हमारा थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा आई विल टीच यू ए लेसन। मैंने भी कह दिया आई विल टीच यू ए लेसन। इतने में उन्होंने कि ये पुलिस ऑफिसर्स तो पकड़ रहे हैं विक्की मल्होत्रा और मुझे, उन्होंने दिल्ली के कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया। दिल्ली के कंट्रोल रूम से, क्योंकि उन्होंने बता दिया था मैं फॉर्मर डायरेक्टर आईबी हूँ, हेल्प तो इमीडिएटली आ गई। पर ये इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई कि आईबी चीफ, फॉर्मर आईबी चीफ अलॉन्ग विद विक्की मल्होत्रा फ्रॉम छोटा राजन गैंग कॉट बाय मुंबई पुलिस एंड ऑल। तो उसमें उनको एम्बैरेसमेंट हुआ, और बाद में उन्होंने बोला, मुझे तो नहीं, किसी को बोला कि उनको लगा कि ये टीम दिल्ली की टीम है, और दिल्ली जॉइंट कमिश्नर क्राइम तो एक पुरुष है, मेल ऑफिसर है। तो उन्हें लगा कि ये सारा ही फसाड है, ये गलत है। तो उसके बाद विक्की मल्होत्रा को कन्विक्शन हुआ, उसको सजा हुई, और फरीद तनाशा को भी उठा लिया इसी टीम ने इमीडिएटली, बट उसका मर्डर कर दिया फरीद तनाशा का। तो ये एक स्टोरी है, उसमें है बुक में, पढ़ लेना। 2.5 अरेस्ट ये है, क्योंकि हाफ अरेस्ट में वी हैड ए चॉइस, बट इट्स आवर फॉर्मर आईबी चीफ। पर वो उधर किस लिए थे? उधर उनके साथ वो रिलेशनशिप बना रहे थे ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए और मिल पाए, कि वो उनके साथ मिले हुए थे, कि उनको पकड़ने के लिए गए थे? वो क्यों थे उधर? नहीं, मिले हुए तो बिल्कुल नहीं थे। बाद में उस टाइम तो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई, उधर से डिनायल ही आ गया कि वो थे ही नहीं वहाँ पे। तो बाद में एक होम सेक्रेटरी ने, मैंने मेंशन किया अपनी बुक में, उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को डेवलप कर रहे थे फॉर एक्शन अगेंस्ट दाऊद। तो इसमें मुंबई पुलिस की बदनामी भी हुई। मैंने इसलिए बुक में ये चैप्टर लिखा है। तो कई लोगों ने क्या कहा कि मुंबई पुलिस ने डेलिबरेटली जानकर ये ऑपरेशन वो किया है, सैबोटाज किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यू हैव टू ट्रस्ट अस। हम एक पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उनका ऑपरेशन है, हमें पता ही नहीं। अच्छा, मैंने उस टाइम फ़ोन किया था जो मुंबई के आईबी चीफ थे कि ऐसे ऐसे एक जेंटलमैन कह रहे हैं मैं फॉर्मर रिटायर्ड आईबी चीफ हूँ एंड आई एम डूइंग एन ऑपरेशन, आर यू अवेयर? उन्होंने कहा नहीं, हम तो अवेयर नहीं।
तो थोड़ा तो बहुत वो साइलो में अपने हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो, हाँ करेक्ट। और अगर वो अपने, तो हो सकता था वो अपना ऑपरेशन पूरा चला पाए, लेकिन मुंबई पुलिस की वजह से वो बीच में रुक बट गया। देयर वाज नो इंटेंशन, वी रिस्पेक्ट ऑल एजेंसीज। कौन थे वो? पढ़ लो बुक। बता दो, आप बता, बुक में अगर लिख दिया है तो फिर बता सकते हैं, फिर तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अभी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल सर। आपको लगता है कि अजीत डोभाल सर उस टाइम पे जो अपना ऑपरेशन बना रहे थे उनके साथ मिलके, वो उस टाइम पे अगर किसी भी रीज़न से या ट्रेजेडी की वजह से अगर उनका नाम नहीं आता और वो ऑपरेशन अंडरग्राउंड ही रहता, किसी के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं होती, तो वो दाऊद को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं? कठिन होता, बट आई डोंट रूल इट आउट। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। There was a possibility because Daud is also very alert. He has full support of Pakistan. So, I mean like 50-50 मैं बोलूँगी। एंड उसके बाद वो डर गए थे, उनको डर लगा कि अगर उनका नाम इतना पब्लिकली आ गया एंड अब पता चल गया है क्रिमिनल्स को कि वो उनके साथ मिलके कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। I don't think वो डरने वाली हस्ती है। He doesn't get scared. But I think जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज में ऐसा एक्सपोज होना वो अनप्रोफेशनल कंसिडर होता है। डरने का नहीं, आई डोंट थिंक। अनप्रोफेशनल मतलब कि ही वाज मींस यू डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर हाउ दिस हैपेंड। वो इंटेल या वो जो काम करे वो बाहर कैसे आ गई, बाहर कैसे आ गया, एंड हाउ कुड यू नॉट फोरसी। तो प्रोफेशनली इट इज कंसिडर्ड नॉट डन। डू यू रिग्रेट इट? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? मैं एक और बताऊं, अगर मैं उस टाइम उनके आदेश के हिसाब से इसको छोड़ देती विक्की मल्होत्रा को, मेरे सस्पेंशन होने का चांस जरूर था। बिकॉज यू आर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट, हु डजंट हैव एनी ऑफिशियल स्टेटस। और मेरी टीम जो गई थी उसको मैं कैसे बोलूं कि जिसको मैं पहले तुमको भेजा कोलकाता, अब तुमको भेज रही हूँ यहाँ, और अब मैं किसी के कहने पे हुआ नो लोकस एंड आई छोड़ रही हूँ। इट वुड हैव एंडेड माई करियर अगर मैं वो करती तो क्यों उनका ऑफिशियल स्टेटस नहीं है? मतलब वो रिटायर्ड थे ना। अगर वर्किंग आईबी चीफ मुझे कहे, एब्सोल्युटली आई कुड हैव डन दैट। बट एक रिटायर्ड ऑफिसर जिसका मैंने आपको बोला कि मैंने फ़ोन किया था मुंबई के आईबी चीफ को कि आपका ऐसा कुछ ऑपरेशन चल रहा है, उसने कहा नहीं सर। तो फिर उनकी लोकस टेंड आई नहीं और मैं छोड़ दूं। बट वो बहुत सीक्रेट ऑपरेशन रन कर रहे होते ना। तो अगर तो आईबी उसको उस टाइम बोलते यस इट इज आवर ऑपरेशन, वी कुड हैव। बट वो सीक्रेटली रन कर रहे होंगे तो पता नहीं होगा किसी को, दैट्स व्हाई। ये भी होता है। और एक और पॉलिसी है आईबी की, इफ एक्सपोज्ड यू डिनाई। थोड़ा लिटरेचर पढ़ो। या सो प्रोबेबली आईबी के साथ सब हो रहा होगा एंड I यू would डोंट like नो। to. I you would like don't to know. guess, You don't know. but If exposed, then deny, and then so it would have ended your career. You think so? अगर वो absolutely, it was very dangerous. और मुझे एक और क्या लगता है, I have always believed that I am a team leader. And for a team leader to motivate your team कि तुम कोलकाता जाओ, तुम दिल्ली जाओ, इसके पीछे हमने कितना हार्डवर्क किया था। और फिर मैं अपनी टीम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही कि अब हाथ में आया आदमी छोड़ दो। मैंने तो उल्टा किया, मैंने उनको बोला पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं ना, जाने दो। तब तक इनके डीसीपी पहुंच गए थे, वहाँ छोड़ो, अब पहले फरीद तनाशा की तरफ जाओ, क्योंकि टीवी में स्क्रॉल आना शुरू हो गया था फॉर्मर आईबी चीफ कॉट विद छोटा राजन गैंग। तो मुझे लगा फरीद तनाशा देख लेगा और भाग जाएगा। तो मुझे तो उस टाइम ये बहुत अच्छा लगा कि मेरी टीम ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और बुक में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने रेकी किया और इसको पकड़ा फरीद तनाशा को। सो वाओ। एंड मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे आपको कितना कंफ्यूजन होगा कि आप छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ वाला। इट्स अ कंफ्यूजन ऑन यू, क्योंकि आपको नहीं पता ना, हो सकता है कि सामने वाला कोई फेक भी हो। राज, मैंने ना अपना स्टाइल एनालाइज किया वर्किंग का। समटाइम्स आई हैव एक्सट्रीम क्लैरिटी, तो मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं था। एक और चैप्टर जिसमें मैंने लिखा है
अब जब मैं उसको व्हेन आई रीलिव दैट चैप्टर, उसमें अबाउट आई थिंक 70 राउंड्स फायर्ड, 4 पीपल किल्ड। तो मैं जब सोचती हूँ कि उस टाइम मेरे को क्या फील हो रहा था, मैंने क्या था मुझे जीरो पहले से था? गैस टीयर गैस छुड़वाया, फिर फायरिंग ऑर्डर की, फिर जुडिशियल इंक्वायरी हुई, बट इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी कई बार आ जाती है दैट यू डोंट फील कंफ्यूज्ड। सो इन इमरजेंसीज मुझे लगता है मेरा कन्फ्यूजन गायब हो जाता है, आई डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। बट जहाँ it's not an extreme situation, I may have got confusion, but that 70 rounds firing, this episode of Vicky Malhotra and Chota Rajan, मुझे बिल्कुल भी confusion नहीं था। So क्या केस था ये 70 rounds of firing? Tell me the whole story. हाँ, that is when I was the DCP। तो मुंबई में दशहरे वाले दिन शिवसेना का एक बहुत बड़ा मेलावा होता है। तब बाल ठाकरे थे, तो 1 लाख के आसपास लोग आए थे। तो जब वो मॉर्निंग में हमको कंट्रोल रूम ने बोला था कि वैसे तो ये बहुत सेंसिटिव था, कमिश्नर खुद मॉनिटर कर रहे थे कि थाने में कोई कास्ट रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है, और हमको अलर्ट भी किया गया था कि इट कैन हैव रेप्रिकॉशंस। तो जब ये 1 लाख लोगों का समुदाय बाला साहब ठाकरे को सुना, पूरा शिवसेना का जो भी पॉलिसी था वो सुना, और जब वापस जा रहे थे तो जो थाने के राइट की दूसरी कास्ट थी, उन्होंने चेंबूर में रोड पे बहुत बड़े बोल्डर्स लगा दिए और इनको बोल दिया आप वापस नहीं जा सकते। और ये जो ट्रक लोड, यू कैन इमेजिन, अगर 80,000 भी बॉम्बे का था तो 20,000 थाने से आया था, वो वापस जा रहा था, वो रोड पे आ गया ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और बोले तुम कौन हमको रोकने वाले। तो मैं जब शिवाजी पार्क में बंदोबस्त पे थी, तो मैंने सुना है चेंबूर में ये बहुत सेंसिटिव पोजीशन हो गई है। तब जब मैं वहाँ गई तो एक तो उन्होंने क्या किया था, हाईवे की लाइट्स उड़ा दी थी सारी, और खूब वाटर, सोडा वाटर बॉटल्स और पथराव, ये सब चल रहा था। तो कंट्रोल रूम स्टाफ भेज रहा था हर जगह, जो भी नियरेस्ट था वो जा रहा था। इतनी परिस्थिति खराब थी कि स्टाफ ऑफिसर्स ने फायरिंग की। अब मुझे भी अंधेरे में कुछ समझने में नहीं आ रहा था, मैंने डिटेल में बताया इस केस के बारे में। तो मैंने सोचा भी फायरिंग की ज़रूरत तो है, पर एज पर प्रोटोकॉल वी हैव टू डू टीयर गैस। ओपन है, टीयर गैस का इतना फ़ायदा नहीं होगा फिर भी। तो मैंने, हमारे पास मेगाफोन हुआ करते थे उन दिनों में, मेगाफोन पे बहुत अनाउंसमेंट की कि आप तो बहुत वायलेंट हो, अगर आप वायलेंस बंद नहीं करोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, जब रिस्पांस मिला तो टीयर गैस फायर, उसके बाद पुलिस फायर। तो बाद में पता चला, अच्छा फिर बाद में मैंने मेगाफोन लेके ये भी बोला, अब जो इंजर्ड है वो आए और हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सबसे पहले आई रिमेंबर एन ओल्ड वुमेन केम। अब जब पुलिस फायरिंग हो रही है, यंग ओल्ड गेट इंजर्ड, तो हमने लोगों को हॉस्पिटल भेजा। तो सुबह हो गई, लाइट तो थी नहीं, फिर सुबह तक जब शांत हुआ तो पता चला 4 people have died in police firing, including one 16 years old girl. So it was very tragic. And mind you, this is a gender remark. I was DCP Zone 4. वो जो expressway था, that was in the Zone 5. And DCP Zone 5, who was 6 feet tall, he did not come to the scene. And when commissioner asked him, तो उसने बोला मेरे को तो जगह ही नहीं मिली जहाँ पे ये सारा दंगा चल रहा है. He was transferred the next morning out of Mumbai. So this is leadership. This is also gender remark that आप कहते हो कि महिलाओं में courage नहीं है, दम नहीं है, how will they handle violent mob. But I had so much clarity कि इसमें I have no option but to follow the protocol. मेरे को कमिश्नर साहब ने भी पूछा कि अरे इतना खुला मैदान था, तुमने टीयर गैस क्यों छोड़ी. मैंने कहा सर सिखाया गया है कि फायरिंग से पहले यहाँ लाठी चार्ज करो. लाठी चार्ज इसलिए नहीं कर पाया कि लोग ही नहीं दिख रहे हैं, अंधेरा इतना है. टीयर गैस किया, फिर मुझे लगा प्रोटोकॉल का नेक्स्ट इज फायरिंग, तो फायरिंग ओपन करो. सो आई हैव रियलाइज माई ओन पर्सनल स्टाइल दैट इन एमरजेंसी आई बिकम
वेरी रैशनल एंड प्रोफेशनल। तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट केस या फर्स्ट सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? अरे उसमें तो एक ऐसी घटना हुई कि एक वहाँ जगह है दिंडोरी, वहाँ पे एक मर्डर हुआ और आईपीएस ऑफिसर को पहले साल 6 केसेस इन्वेस्टिगेट खुद करने पड़ते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन का समझ में आए, नॉलेज हो जाए। तो आप ही आए होते हो? हाँ, उसमें हम ही आए होते हैं। मैंने जब वो केस किया तो वो झूठी केस निकली। 2 फैमिलीज में लैंड डिस्प्यूट था, एक के बेटे ने सुसाइड कर लिया तो कुछ घर की डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, तो दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दिया इस फैमिली ने कि इन्होंने हमारे बेटे को मार के हैंग किया है उसकी बॉडी। तो जब मैंने ये केस मर्डर नॉट ट्रू, अ फॉल्स कंप्लेंट एंड द फॉल्स कंप्लेनेंट, द पर्सन हु गेव फॉल्स कंप्लेंट, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन उसको किया जाए, तो उसने मेरे अगेंस्ट ही केस कर दी। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब लगा कि पहली मेरी केस और मेरे अगेंस्ट उस पार्टी ने केस कर दिया और उनको ऐसा लगा ये तो महिला अधिकारी है, उसे क्या समझ आएगा, और मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट लग गया। तो मैंने नॉन बेलेबल वारंट को चैलेंज किया। मैंने कहा कोर्ट ने जो मुझे नॉन बेलेबल वारंट दिया है उससे पहले मुझे समन्स देते। सो दिस कोर्ट इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मी, ये केस इनसे निकाल के किसी और कोर्ट में दिया जाए, एंड इट वाज अपहेल्ड। बट द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कि 84 की वो केस, 84 की वो केस, 1984 में वो जो केस मेरे अगेंस्ट दर्ज हुई कि मैंने कंप्लेनेंट को मारा पीटा है, वो 1997 में, मतलब 13 साल के बाद मैं उसमें बरी हुई। तो ये जो 13 साल हमारे देश में केसेस चलते हैं, उसकी वजह से देश में कोई डरता ही नहीं। गुनाह करो और भूल जाओ, देखेंगे जब कोर्ट से सम्मन आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, ये बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मतलब, और बहुत सारे ऐसे छोटे क्राइम से लेके बड़े क्राइम से के जहाँ पे लोग कर देते हैं और फिर डरना भूल जाते हैं कि ठीक है क्या होगा, कुछ थोड़ी है। 1-2 बार अगर बहुत सीरियस मैटर है तो इसमें लॉयर हायर करके वो बेल पे निकल जाते हैं और फिर घूमते रहते हैं, और किसी किसी केस में तो घूम ही रहे, पकड़ा ही नहीं है कभी। तो इसमें ये इतना सीरियस है कि मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रही। हमारा जो देश का सिटीजन टू जज का रेशो है वो बहुत पुअर है। आप ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स लाइए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए और ऑनलाइन एविडेंस लेना शुरू कीजिए। ज़्यादा कोर्ट्स अगर बैठेंगी, अगर आज विटनेस नहीं आ रहा, उस विटनेस को आप ऑनलाइन ले लीजिए, अगर ये कर लिया तो इट इज़ सॉल्वेबल। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो सिर्फ आपको लगता है सॉल्व सिर्फ इसी से हो सकता है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ा दें? पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं। ये भी हमारी ऑडियंस को समझना चाहिए कि पुलिस देन प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट में अगर ट्रायल करना है तो प्रोसिक्यूटर, एंड जो लॉयर्स हैं वो जो मूवीज़ भी बनी है डेट पे डेट लेते हैं, उसको कर्ब करो। तो मुझे क्या लगता है, जो शासन इतनी स्ट्रांगली ईडी और सीबीआई पे कंसंट्रेट कर रहा है, उनके एक्शन पे, अगर आप एज ए होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लो, मोर पुलिस ऑफिसर्स, मोर प्रोसिक्यूटर्स, मोर कोर्ट्स, इनमें इन्वेस्ट करो, तो जो देश का इनडिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे और फिर क्राइम खुद कम हो जाएगा। मैं उस दिन उबर के अपने ड्राइवर से बोल रही थी कि सुना है कि तुम्हारे यूपी में योगी जी ने काफ़ी क्राइम कंट्रोल किया है। वो कह रहा है क्राइम तो इतना कंट्रोल किया है मैडम कि अब लोग क्राइम करने से डरने लग गए हैं। सो ये जो मेंटेलिटी है अगर हमें डेवलप करनी है कि तुम आज अगर गुनाह किया 1 साल के अंदर तुम्हारा केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, तुमको शिक्षा मिल जाएगी, सज़ा मिल जाएगी, बहुत ज़रूरी। आज हम लोग, आपको क्या लगता है वर्ल्ड वाइड कौन सी रैंक पे होंगे हम क्राइम के अकॉर्ड, क्राइम में? नहीं, क्राइम तो हमारा कम है,
सो दैट वे यू नो, जब मैं डीसीपी बनी ऑफ जोन 4 जिसमें धारावी था, तो मैं तो बहुत घबरा गई कि धारावी है, इसमें कितना क्राइम होगा. पॉवर्टी डज नॉट ब्रीड क्राइम. तो हम पुअर होंगे शायद, वी आर नॉट अ वेरी रिच नेशन, बट क्राइम, वी आर ऑल्सो पुअर इन क्राइम इन द सेंस कि हमारा जो नागरिक है ना, मे बी हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा है. इनफैक्ट हमने ना एक एपिसोड बनाया था विमेन सेफ्टी के ऊपर, तो उस टाइम में मैं रिसर्च कर रहा था अबाउट रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड क्राइम्स अगेंस्ट विमेन. तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम आता है वर्ल्ड वाइड कि इंडिया विमेन सेफ्टी में बहुत पुअर है, हम लोग बहुत पीछे हैं. डेफिनेटली हम पीछे हैं, डेफिनेटली हमें बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा करना है. पर मैं देख रहा था कि इतनी सारी कंट्रीज़ है जो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन उनको कंसिडर किया जाता है कि वो सेफ़ हैं, और क्योंकि उनके बारे में वर्ल्ड न्यूज़ नहीं आती. सो आई वाज रीडिंग ऑन सम रैंकिंग्स कि इंडिया टॉप 30 विमेन क्राइम जिसमें जो इंडिया को बोलते हैं सबसे ज़्यादा आगे है, उसमें इंडिया टॉप 30 में भी नहीं आता. इनफैक्ट जो डेवलप्ड नेशंस है, USA, UK, ये हमसे बहुत आगे होते हैं. एंड इंडिया में था कि 1:19 का कुछ रेशियो था, एंड उसमें 258 का रेशियो था. सॉरी, 1:19 UK का रेशियो था और इंडिया का 1:258 का रेशियो था. कि अगर हर 19 विमेन के ऊपर एक के साथ क्राइम हो रहा है, दैट इज़ UK, और इंडिया में हर 258 के ऊपर 1 हो रहा है. एंड दिस वाज रिसर्च डन बाय UN के किसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने रिसर्च करी. बट राज, योर जनरेशन मस्ट अंडरस्टैंड दिस. इंडिया में अगर एक महिला रिपोर्ट करना मांगती है क्राइम का, तो उसको फैमिली आगे जाने ही नहीं देती है. रिपोर्ट ही नहीं होता. सो यू फील कि मैक्सिमम केसेस इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते. मोर सो अगर वो क्राइम में महिला विक्टिम है, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस जलगांव सेक्स स्कैंडल, तो उसमें हमारे पे इतना आरोप लगाया गया कि आप लड़कियों को बोल रहे हो आगे आओ, कंप्लेंट करो, हम केस दाखिल करेंगे. तो मुझे तो इतना सुनने को मिला, आप इनकी शादी कराओगे? कौन इनसे शादी करेगा? हमको नहीं कंप्लेंट देनी. जहाँ लड़कियों ने लिख के भी कंप्लेंट दे रही तो पेरेंट्स ने आके फाड़ दी, हमको नहीं देनी कंप्लेंट. तो देश में अभी भी ऐसा कल्चर है. एक तो NCRB का डाटा बताता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, कि मोर देन 80% ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन आर विद इन द फैमिली और बाय नोन पर्सन्स. मोर देन 80%. आप देख लो डाटा. तो उसमें क्या हो जाता है कि फैमिली बोलती है अभी फैमिली का भी नाम बदनाम होगा हमारे देश में, जबकि UK US में दे आर नॉट बॉदर्ड, बोलेंगे किया ना केस करो. तो उसकी वजह से हमारा आंकड़ा कम है. आपने जलगांव सेक्स स्कैंडल की बात कर दी, तो मुझे एक बार वो समझना है क्या है पूरा, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड एंड वी वोंट टॉक अबाउट इट. क्या था वो, और क्यों आपकी करियर की वो हाईलाइट बन चुकी है? हाँ, तो दिस वाज अ टिपिकल केस विच कॉट पब्लिक अटेंशन, क्योंकि इसमें जो 3 आरोपी थे, 2 तो सिटिंग म्युनिसिपल काउंसलर थे. ओके. एक्चुअली जिनको विमेन सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो ही आरोपी थे, और एक MLA का, पास्ट MLA, फॉर्मर MLA का बेटा था. तीनों पावरफुल, यंग, और उनका MO बड़ा अजीब था, मोडस ऑपरेंडी. वो क्या करते थे, लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे. तो उसकी वजह से उनको, ये देखो पुरानी बात है 94 की, लड़कियों के साथ इंटरेक्शन करने की मतलब वेन्यूज, और उन्हीं कॉलेजेस में कई बार उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया जाता था. अच्छा. यू आर यंग, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है. तो लड़कियां अट्रैक्ट हुई तो पहले उनको मैरिज प्रॉमिस करो, देन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करो. और फिर उन्होंने ना, एक तिरुपति लॉज थी, वहाँ पे एक वीडियो लगा रखा था, दैट होल एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रिकॉर्ड करो, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करो एंड फोर्स देम टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स. और लड़कियां इसमें इतनी ज़्यादा फंस गई कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकलें. इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया. और उस टाइम महाराष्ट्र में लेडी ऑफिसर्स थी नहीं, मैं बाय चांस CID में पोस्टेड थी. तो मुझे वहाँ जब भेजा गया तो एक्चुअली मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा तुम शहर में मत रहो, शहर में अगर रहोगी तो लड़कियाँ नहीं आएंगी. तो शहर से बाहर मुझे एक
वो दे दिया गया। क्यों नहीं आएंगी लड़कियां शहर में? क्योंकि उनसे डरती थी, लोकल लीडर से डरती थी, और लड़कियां ऑल्सो, उनका मेन ये कहना था कि हमारे पेरेंट्स हमें केस नहीं दाखिल करने देंगे। वो भी सही था। तो ये केस स्टार्ट कैसे हो, पता कैसे चला कि ये हो रहा है? पर अचानक मीडिया में कोई बोला, नाम वाम तो आया नहीं, तो इतना ज़्यादा हंगामा कि 100 से ज़्यादा लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो लोकल कम्युनिटी और स्कूल कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा, ये जब अप्रोर हुआ तब मुझे भेजा गया। और इसमें एक और जो निष्पन्न हुआ कि महाराष्ट्र में इतनी कम लेडी ऑफिसर्स थी कि जब मैं जलगांव में गई तो 8-10 दिन के बाद लेडी ऑफिसर्स को, इनको कभी कोई नासिक से भेज रहे हैं, कभी नागपुर से भेज रहे हैं, कभी मुंबई से भेज रहे हैं, पुणे से भेज रहे हैं। तब हमें समझ में आया कि अगर ऐसे लड़कियों का, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो बड़े स्केल पे, हमारे पास तो मैन पावर ही नहीं है। तो इसलिए एज ऑफ टुडे महाराष्ट्र में और रेस्ट ऑफ द कंट्री 25-30% रिजर्वेशन है फॉर विमेन इन पुलिस, पर एज ऑफ टुडे लेस देन 12% तक हम पहुंचे हैं। अनदर 10 years जब 30-33% हो जाएंगी महिलाएं, तो पुलिस स्टेशन का प्रोफाइल बदलेगा, शायद क्राइम रिपोर्टिंग और बढ़ जाए। तो आप लोग जो हैं, आप लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, बट अगर रिपोर्टिंग बढ़े दैट्स अ गुड साइन। सो आप बता रहे थे कि तो आपको पहले तो सिटी के बाहर आपको डाला, फिर कैसे वो सॉल्व हुआ, क्या हुआ? फिर वहाँ पे एक ही लोकल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी, वो जाती थी स्कूल कॉलेजेस में से, तो काफ़ी लड़कियाँ बोलती थी कि हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ है, पर आती नहीं थी। फिर आस्ता आस्ता आने लगी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, तो चुपचाप आ जाती थी, बैठे रोती थी, बताती थी कैसे हुआ। फिर भी ओनली 12 गर्ल्स गिव देयर कंप्लेंट, बाकी आके रो के बता के कैसे उनको ब्लैकमेल किया गया, ये यहाँ तक बोलती थी, पर केस नहीं देती थी। उदाहरण के लिए एक मेरे को जालना से लेटर आया, उसमें लड़की ने लिखा था, मुझे पता है आप लड़कियों को अप्रोच कर रहे हैं कंप्लेंट देने के लिए, मेरे साथ भी अत्याचार हुआ। मुझे ये भी समझ में आया है कि मेरी फ़ोटोग्राफ्स, वो उनकी नेकेड फ़ोटोग्राफ्स लेते थे और वो थी हमारे पास। अगर आप मेरे पास आए, मेरा तो अब विवाह हो गया है, मैं अब हैप्पीली मैरिड हूँ, अगर आप मेरे को अप्रोच किए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो ये बहुत नाजुक सा हो जाता है टू हैंडल दिस केसेस। तो हम सिर्फ 12 केसेस ही कर पाए इसमें दाखिल। तो फिर केसेस दाखिल करे तो उन लोगों ने नाम लिए, कौन करता था, कैसे करता था? हाँ, किए ना, आरोपी सब अटक किए, सेशन कोर्ट ने इनको शिक्षा दी, पर हाई कोर्ट में वो केसेस छूट गए क्योंकि कंप्लेंट्स इतनी लेट थी। ये भी लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारी केस रेप, बलात्कार की है, इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत असेंशियल है। इसमें हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन ले लिया कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो तो 6 महीने बाद का है, 1 साल बाद का है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया आरोपी को। तो वो 3 आरोपी छूट गए। अच्छा, बाय द वे, आज भी मेरे पे एक केस, उन्होंने फिर मेरे पे केस कर दिया, मेरे पे और ऑफिसर्स पे एक पेंडिंग है, फॉल्स एक्यूजेशन। 11 मार्च को मेरी वो थी, एविडेंस था जलगांव के पास एक जगह है भुसावल, बट लकीली माय प्रोसिक्यूटर सेड कि आपको आने की जरूरत नहीं है। सो इतनी देर देखो केसेस चलते हैं। वो आज तक आप पे चल रहा है और वो तीनों छूट गए। तो आपको बुरा नहीं, तो ऐसे बुरा नहीं लगता, अजीब नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता? आता है ना कि अगर वो 100 से ज़्यादा लोग को एक्सप्लॉइट कर गए, आपके पास एविडेंस है, आपने प्रूफ कर दिया, उनको डाल दिया और उसके बाद भी वो छूट गए, तो गुस्सा भी आता है। अब क्या करें, दिस इज लाइफ एंड दिस इज हैपनिंग टू एन IPS ऑफिसर। एग्जैक्टली, थोड़ा थिंक ऑफ व्हाट हैपेंस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। मैं कह रही हूँ, राज, पब्लिक प्रेशर बिल्ड करो। वी शुड हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द कंट्री। आपने एक लाइन बोली थी इंडियन एक्सप्रेस में, आपका राइट आर्टिकल था, हेडलाइन थी इंडिया टुडे में, सॉरी, पॉलिटिशियंस हैव रिड्यूस्ड सिविल सर्वेंट्स एज पपेट्स। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पूछो ना किसी भी ब्यूरोक्रेट से।
कि सिविल सर्वेंट्स को बिल्कुल पपेट जैसे यूज़ करते हैं पॉलिटिशियंस। और अगर नहीं आप पपेट बने तो आपको कहीं साइड पे दे देंगे कोई पोस्ट। आपको ट्राई किया किसी ने? बहुत बार। क्या क्या ट्राई किया? एक तो मैंने अपनी बुक में लिखा है, बताओ। वो बहुत ज़्यादा उसको भी पब्लिसिटी मिल गई, जबकि मिलनी नहीं चाहिए थी। बुक में तो बहुत, मैडम कमिश्नर में तो बहुत एपिसोड्स हैं। क्या कौन सा चैप्टर था ये, किस में लिखा है बुक में, मैडम कमिश्नर में? उसमें एक चैप्टर है द मिनिस्टर। ओके। तो मैंने नया नया चार्ज लिया था एज पुणे पुलिस कमिश्नर। मैं भी बहुत खुश थी, महिला को पहली बार इन्होंने कमिश्नर बनाया, नागरिक भी बड़े खुश थे। उसी के दरमियान मुझे बोला गया येरोडा पुलिस स्टेशन की जो 3 एकड़ जगह है, अब एग्जैक्ट 3 या थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक प्रोसेस ऑफ ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर मेंबर थे, डिविजनल कमिश्नर चेयरपर्सन थे, और ये एक बिल्डर हैं, शहीद बलवा उनका शायद नाम, एग्जैक्ट नेम नहीं, उनको ये दे दी जाए बिकॉज वो हाईएस्ट बिडर थे। और सब नागरिकों को पता है, सब पॉलिटिशियन को पता है, ये बिडिंग प्रोसेस जो होते हैं ना, ये सारे मैनेज्ड होते हैं। अच्छा। तो मेरे को स्टाफ ने ही ब्रीफ किया, मैंने तो नया ही चार्ज लिया था कि ये 3 एकड़ हमको चाहिए, क्योंकि हमारे पास पुणे पुलिस के पास स्टाफ के क्वार्टर्स नहीं है, और शहर तो बहुत बड़ा बढ़ रहा है, पुलिस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इनएडिक्वेट हाउसिंग। और उस टाइम पे 2 नए ऑफिसेज सैंक्शन हुए थे, एडिशनल सीपी नॉर्थ एंड एडिशनल सीपी साउथ। उनके ऑफिसेज बनाने हैं, उनके स्टाफ के ऑफिसेज बनाने हैं। तो ये 3 एकड़ जगह मैंने कह दिया आपका ऑक्शन हो गया, आपने 1 एकड़ 1 करोड़ उनसे एडवांस भी ले लिया, बट मुझे तो लगता है कि ये जगह हमको ही रखनी चाहिए, कल हमें कौन देगा जगह, एंड इट इज सेंट्रल टू पुणे। तो उस टाइम मुझे बुला के बोला कि नहीं, ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, अब आप इसको हैंड ओवर कर दो। तो मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो वो थोड़े नाराज़ हुए। तो ये मैंने अपनी बुक में लिखा है। तो मेरे हिसाब से जब मेरा टेन्योर 2 साल का टेन्योर है कमिश्नर का, वो जब पूरा हो रहा था, तो जो उस टाइम के सीएम थे, वो उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि आपका टेन्योर अगर पूरा हो रहा है तो आपको आगे कहाँ पोस्टिंग चाहिए। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे पुणे में थे, तो मैंने कहा सर पुणे में क्राइम जो सीआईडी क्राइम है, जहाँ मैंने जलगांव सेक्स स्कैंडल भी हैंडल किया है, तो वो पोस्ट वेकेंट हो रही है, आप मुझे वो दे दीजिए। बोले अच्छा, और रख दिया फ़ोन उन्होंने। थोड़े दिन बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि वी आर इन ए कोलिशन एंड योर नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, तो हमें तो कोलिशन धर्म पालना पड़ेगा, आप कोई और पोस्ट आइडेंटिफाई करो। हमें समझ में आता है कि आपका फैमिली रीज़न जेन्युइन है, पर ये आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा मतलब होता है, और दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि अगर तो आपने उनके कहने पे काम किया तो आपको पोस्टिंग, आपको जो चाहिए या जो उनको चाहिए वहाँ दे देंगे, अदरवाइज निकाल नहीं पाते। सिविल सर्विसेज का स्ट्रेंथ ये है कि दे कैन नॉट थ्रो अस आउट। क्यों? क्योंकि सस्पेंड नहीं कर सकते या आपको बाहर नहीं निकाल सकती, खत्म हो गया। सस्पेंशन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अगर वो कह देते मीरा बोरवनकर को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उसने 3 एकड़ जगह नहीं दी, तो मैं कोर्ट में जाती ना। सो लकीली इन इंडिया कोर्ट्स आर स्टिल आवर सेवियर्स। कोर्ट मैनिपुलेटेड नहीं पॉलिटिशियंस या पावरफुल लोगों से करते हैं। एक चैप्टर मैंने ऑन किया है, बताओ। उसमें क्या हुआ, हमने एज ए पुणे पुलिस कमिश्नर ओनली 2 पॉलिटिशियन, तो एक बहुत वायलेंट चल रहा था एटमॉस्फेयर इन पुणे अबाउट सम इशू, तो इन्होंने पुणे बंद की कॉल दी। तो बहुत वायलेंस होने वाला है, तो स्पेशल ब्रांच ने मेरे से परमिशन लिया कि कुछ पॉलिटिशियंस के हम फ़ोन सर्विलेंस पे रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, कि ये कहाँ कहाँ वायलेंस प्लान कर रहे हैं। तो ये दोनों की प्लानिंग कि कहाँ आग लगाई जाएगी बसों को, कहाँ पथराव होगा, कहाँ एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पे क्या क्या करेंगे, सारा वायलेंट एक्शन जब प्लान कर रहे हैं, तो हमको फ़ायदा ये हुआ कि वी कुड प्रिवेंट, क्योंकि स्पेशल ब्रांच ने पहले ये कर लिया और स्पेशल ब्रांच के डीसीपी ने सबको अलर्ट कर दिया कि यहाँ इनका प्लानिंग है, न्यूट्रलाइज करो, वहाँ नहीं होने देना चाहिए। एक्स्ट्रा मैन पावर भेज दी गई, ऑफिसर्स भेज दिए गए।
जब ये सारा खत्म हो गया उस दिन, बंद, थोड़ी वायलेंस हुई पर जितनी इनकी प्लानिंग थी उतनी हमने नहीं होने दी। तो मैंने कहा अब इनके अगेंस्ट केस दाखिल करते हैं। तो पहली बात, आई एम द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड येट मुझे लगा मेरा स्टाफ एग्री नहीं कर रहा। वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे बोला, मैडम आप ये केस मत दाखिल कीजिए। क्यों? मैंने कहा इतना अच्छा एविडेंस हमारे पास है एंड इट्स फोन रिकॉर्डिंग है, कॉल है। हाँ, इट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ही सेड मैडम वी वांट टू सी यू एज कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। मैंने उसको बोला वो तो माथे पे लिखा होता है, वो भूल जाओ, केस दाखिल करो। जब नहीं कर रहे थे तो मैंने मेरे जॉइंट कमिश्नर को भेजा, एंड दिस इज द ओनली टाइम इन माई लाइफ, बट दैट ऑल्सो शोज कि 1981 टू 2010 देश का वातावरण कितना बदल गया था। अब इतना डरने लग गए थे पॉलिटिशियन से, तो जॉइंट सीपी ने दाखिल तो करवा दी। अभी इन्वेस्टिगेशन में इतना प्रॉब्लम आ रहा था कि मैंने जो मेरा स्टाफ ऑफिसर था उसको इन्वेस्टिगेशन दिया। स्टाफ ऑफिसर्स नेवर इन्वेस्टिगेट, बट क्या करो, इसमें कोई रेडी नहीं था करने के लिए। तो उसने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में, एंड दैट द सिटीजन्स मस्ट नो, 2017 के आसपास क्वाइटली ये केस विड्रॉ कर ली गई कोर्ट से, हटाई दिया, निकाल लिए, बस बंद, खत्म। आप रिटायर हो गए इसलिए? नहीं, अगर मैं ना भी रिटायर होती, गवर्नमेंट हैज़ ए पावर। और मेरा तो ये कंक्लूजन है कि जो हम वायलेंस देखते हैं उसमें से ओनली 10 to 20% इज स्पॉन्टेनियस वायलेंस, बाकी सब इंस्टिगेट की जाती है बाय पॉलिटिकल लीडर्स, बाय रिलीजियस लीडर्स, और आम आदमी बेवकूफ़ बन रहा है। तो आप बोल रहे हो जो ये वायलेंस होती है, जो लोग रोड पे लड़ाई करते हैं, मारामारी करते हैं, पथराव करते हैं, ये या तो पॉलिटिकल फंडेड होता है या रिलीजियस लीडर फंडेड होता है? इवन इफ इट्स नॉट फंडेड, इट्स इंस्टिगेटेड। और लोगों को लगता है वो इतना, हाँ, और लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से हमारा देश जो है ना, पॉलिटिकल थिंकिंग पे नहीं चल रहा, इमोशनल उस पे चल रहा है। जैसा एक ऑथर ने बहुत अच्छी बात बोली थी हमें पॉडकास्ट पे कि पूरी कंट्री कहीं ना कहीं अभी भी हमारे फोर फादर्स के टाइम से एक ट्रॉमा में है कि हमारी एक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पे ब्रिटिशर्स ने आके रूल किया, उससे पहले मुगल्स ने रूल किया था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स करे, अब ब्रिटिशर्स के बाद आके एक्स पार्टी ने किया, फिर रिलीजियस लीडर्स ने स्पेसिफिकली किया, और अब कंट्री एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो गई है, वहाँ पर भी वही चल रही। तो हर बार इंडिया में पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि हम लोग एक आइडेंटिटी ट्रॉमा में, हमें नहीं पता हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो उसी बात पे इमोशनल और करते जाते हैं ताकि लोग सिर्फ उसी पे लड़ते रहें। तो इंडिया में तभी ये होता है कि लोग इतने ज़्यादा इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में। डू यू फील सो? तो एक तो मुझे लग रहा है योर जनरेशन doesn't have that identity crisis. Yeah. We are very secure in who we are, how we are, and हमारी जनरेशन में आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि हम लोगों को बहुत सिंपल बस ये कि हम इंडियंस हैं, हमारे पास और कोई आइडेंटिटी, हमें ना क्राइसिस है, ना हमें कुछ और बनना है, ना कुछ और करना है। सो बहुत क्लियर है कि हम इंडिया में द न्यूअर जनरेशन इज़ नॉट थिंकिंग कि ओके मैं इंदौर से हूँ तो मैं एक फॉर दिल्ली वाले से अलग हूँ, या मैं एक केरला वाले से अलग हूँ, या मैं so it's one, so that is the new thinking is coming, but आज तक सब identity wars पे ही हुआ है और इसकी वजह से लोग emotionally एक दूसरे को instigate कर पाते हैं। Do you feel so? So identity plus education, and education in the broader sense. Education in the sense कि मेरे साथ वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, as long as he is helping me in my podcast, in my writing, he is good. मैं नहीं इसमें जाती भी तू पूजा किसकी कर रहा है। तो identity प्लस सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी इन द सेंस कि मुझे नहीं, अब ब्रिटिश जो कर गए, हाँ। और थर्ड ये एजुकेशन, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट फॉर अदर फेथ्स। योर जनरेशन हैज मोर। बट डू यू थिंक कि सिर्फ एजुकेशन सॉल्व करता है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, मतलब ओके आई वुडंट से एजुकेटेड, बट जिनके पास डिग्रीज हैं, जो एक लेवल पे जा चुके हैं, अच्छी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको भी बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी लाइफ में वो स्टक है, या वो आगे करियर में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो एक सर्टन आइडेंटिटी से आते हैं, और उनके पास भी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं।
तो सिर्फ एजुकेशन सॉल्व नहीं करता है बिलीव? जो मेरे एजुकेशन को बहुत ब्रॉडर सेंस में ले रही हूँ, नॉट डिग्रीज। ओके, कि सिविल साइंस में ले रहे हो? हाँ। ओके, बट ये पॉलिटिशियन इंस्टिगेट करते हैं, ये पक्का है, आज भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो और करेंगे ना, इलेक्शंस हैं और हम बेवकूफ़ बनेंगे और बनेंगे। बट अब दंगे नहीं होते ना इतने जितने पहले होते थे, एटलीस्ट सुनने में नहीं आते पब्लिकली। दंगों की संख्या तो मैंने नहीं देखी। मे बी उसका भी एक ये रीज़न है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा उल्लू बनाया जा रहा है और वो नहीं बनते हैं। पर अभी भी धर्म के नाम पे तो बहुत भड़काया जाता है लोगों को। ओके, आपने बताया कि पॉलिटिशियंस हैं और 2 स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस हैं जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आई और अब वो केस विड्रॉ हो गया है, उनको क्लियर वो दे दिया है, राइट? ये 100% आपके पास रिकॉर्डिंग सुनी की थी, सब सुना था आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने खुद सुना। और जो नारगोड़ा जो थे मेरे स्टाफ ऑफिसर, उन्होंने, ही इज़ अ वेरी, एवरीबडी नोज दैट ही इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी आईओ। तो उन्होंने क्या कहा कि इनकी आवाज़ है, हम इनका सैंपल लेंगे और फॉरेंसिक लैब से ये प्रूव करवा देंगे किसकी आवाज़ है, इन केस दे वांट टू क्वेश्चन दैट। और अगर ये लोग डिनाई कर रहे हैं हमारी, उन्होंने सैंपल ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, सैंपल देके प्रूव करवा देते हैं हमारी आवाज़ नहीं है। और जो हमारे उस टाइम के जो डीसीपी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना मांग रही क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली, नारगोड़ा ने कहा है आप मेरा नाम ले सकते हैं। वो बहुत मेटिकुलसली उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ था जिससे प्रूव हो रहा था ये इनका ही आवाज़ है। और अगर आपको, आपका ये कहना है मेरी आवाज़ नहीं, तो आप सैंपल दीजिए, फॉरेंसिक लैब ओपिनियन देगी। एंड तक सैंपल तो दिया नहीं और फिर क्वाइटली केस कोर्ट से निकाल लिया। तो कभी आपने अपील नहीं करी कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, या अपील करो एटलीस्ट कि मेरे को सैंपल लेने की परमिशन दें? तो हम तो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कहा, सेशन कोर्ट ने कहा इनको सैंपल दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि इनको सैंपल देना ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ये केस ट्रायल पे आ गई है, लेट द ट्रायल कोर्ट डिसाइड। तो ट्रायल कोर्ट को डिसाइड ही नहीं करने दिया। गवर्नमेंट हैज़ द पावर एज पर सीआरपीसी टू विड्रॉ ए केस। ये पावर भी लोगों को नहीं पता। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी केस विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, जिसमें मर्डर या लॉस ऑफ लाइफ है वो नहीं विड्रॉ कर सकते। तो इसमें रायत में लॉस ऑफ लाइफ तो होगा? नहीं, इसमें बिकॉज हम जब पता चला कि यहाँ ये करने वाले हैं दंगे और पथराव, तो हमने तो वहाँ स्टाफ भेज दिया ना, ऑफिसर्स भेज दिए, होने ही नहीं दिया। पर छोटा मोटा हुआ, बट नो लॉस ऑफ लाइफ। ओके, बट और तो इस टाइम अगर वो लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा? विड्रॉ कर सकते। और ये बहुत बार होता है और एज ए सिटीजन हमको पता ही नहीं। पर ये सब पॉलिटिशियंस अकेले नहीं करते होंगे ना, ये लोग, ये सब अंडरवर्ल्ड के थ्रू भी बहुत ज़्यादा फंडेड होता होगा या इंस्टिगेटेड होता होगा? नहीं, मुझे इसमें नहीं अंडरवर्ल्ड दिखता। अच्छा, कम्युनल राइट्स में अंडरवर्ल्ड का कुछ नहीं, काम? कम्युनल राइट्स में यस, बट दिस वाज नॉट। इसमें मुझे कोई अंडरवर्ल्ड नहीं दिखा था इस केस में, बट कम्युनल राइट्स में तो यस। आज अंडरवर्ल्ड है बॉम्बे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में? जी, अभी तो मैं मुंबई में काम नहीं कर रही, बट वो जो स्केल था, जब लोग दिवाली नहीं मनाते थे कि अगर दिवाली मनाई तो एक्सटॉर्शन कॉल्स आ जाएंगे, वो नहीं है एटमॉस्फेयर। मतलब कि लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे ना, मैरिजेस नहीं सेलिब्रेट करते थे धूमधाम से कि एक्सटॉर्शन कॉल आ जाता था। यू आर नॉट ए बॉम्बे बॉय। नो, आई एम नॉट। दैट्स व्हाई यू डोंट नो। आई एम नॉट। आई जस्ट केम हियर 2 years ago. दैट्स व्हाई यू डोंट नो। क्या था, क्या सिनेरियो था रियल अंडरवर्ल्ड का उस टाइम पे? वो क्या करते थे? कौन से ईयर की बात है ये लेट 90s। ओके। तो जिसके पास भी ज़्यादा पैसा है उससे पैसा मांग लो, वो डर जाएगा और वो पुलिस में तो कंप्लेंट करेगा नहीं। तो या तो हमें वो रेगुलर हफ्ता दे या फिर हम उसको शूट करेंगे। तो देखो ऐसा हुआ कि 3-4 उन्होंने ऐसे बड़े केसेस किए, लोग डर गए, बिजनेसमैन स्पेशली बिल्डर्स, डेवलपर्स, वो उनको पैसे देने लग गए। और किसके पास पैसा है वो कैसा पता चलेगा? या तो शादी धूमधाम से करें या दिवाली करें या कोई फंक्शन करें या कोई गाड़ी ले ले। हाँ, तो लोगों में बहुत घबराहट जब पैदा हुई, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MCOC
एक्ट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें हमें 90 डेज आरोपी की कस्टडी मिलती है और स्पेशल कोर्ट्स हैं जिसके ट्रायल जल्दी होने लगे। पर एक्सटॉर्शन कॉल्स एंड MCOC, इसका जो गैप था उसके बीच में हमारे ही ऑफिसर्स ने इनको उड़ाना शुरू कर दिया, एनकाउंटर्स। देन आवर ऑफिसर्स लॉस्ट ट्रैक और कई बार ऐसे एलिगेशंस आए कि इन्होंने खुद ही पैसे के लिए या टू सेटल द स्कोर्स, दो बिल्डर्स एक से पैसा ले लिया दूसरे को, वो कर दिया शुरू। तो फिर टू न्यूट्रलाइज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बिकेम एन एम्फेसिस। तब तक फिर MCOC जो था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, कोर्ट्स बनी और सज़ा होनी शुरू हुई। तो आई थिंक बाय 2010 न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ, एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का वन अप हो गया फिर। आपकी बुक में एक और चैप्टर है 26 जो हम बात कर रहे थे कि द ट्रूथ ट्रायम्फ्स। क्या है ये चैप्टर? उसमें क्या हुआ, सी आई ऑल्सो केम टू क्राइम ब्रांच इन 2004 व्हेन क्राइम ब्रांच वाज अ टोटल मैचो। सारे मैन। हाँ, ऑल मैन 100%। मैं एक लेडी बाद में लाई बिकॉज शी हैड वर्कड विद मी इन CBI एंड आई न्यू शी इज प्रोफेशनली वेरी स्ट्रांग। तो और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का राज था। मैंने कहना शुरू किया, मैंने इसके बारे में ना इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा है। मैंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया, इंस्पेक्टर चौगले। मेरे ऑफिसर्स कहते थे, मैडम ये केसेस आप जो कह रहे हो डॉक्यूमेंट करो, कलेक्ट एविडेंस करो, ट्रायल पे आएंगे 10 साल बाद। मुंबई का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि यहाँ पे गैंगस्टर्स इतने बड़े हो गए हैं, इनको उड़ाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ये हमारी डिबेट चलती थी। और एक्चुअली 90% ऑफिसर्स वर विद मी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, दे ऑल्सो हैड ए पॉइंट कि गैंगस्टर्स जो हैं दे डोंट रिस्पेक्ट लॉ, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, देयर ह्यूमन राइट्स, व्हेन दे डोंट रिस्पेक्ट सिटीजन्स ह्यूमन राइट्स। तो काफ़ी हद तक जब हमने कंट्रोल कर लिया क्राइम को विद द फुल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द कमिश्नर, मिस्टर A.N. रॉय वाज द कमिश्नर, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। तो अचानक एक दिन आर्टिकल आ गया कि आई एम ट्राइंग टू शील्ड हसीना पार्कर हु वाज द सिस्टर ऑफ दाऊद। एंड एक्चुअली हसीना पार्कर के अगेंस्ट केस दाखिल करने में ही इतनी कठिनाई हुई थी, लोग इतना डर रहे थे, केस ही नहीं दे रहे थे। एंड द सेम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस विच वी डिस्कस्ड, in that we had captured her saying मीरा बोरवनकर की बदली यहाँ से हो, इसके लिए स्पेशल नमाज कराओ। और यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई मिरर एक ही दिन फ्रंट पेज कहते हैं कि मीरा बोरवनकर सेज गो स्लो ऑन हसीना पार्कर। तो मुझे इतना ज़बरदस्त दुख हुआ, इतना झटका मिला कि मैंने इनके अगेंस्ट, पहले मैं गई प्रेस, व्हाट इज़ दैट विच टेक्स एक्शन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने कह दिया अगर आप हमारे यहाँ केस करोगे तो देन यू कैन नॉट लॉज अ क्रिमिनल केस इन द कोर्ट। मैंने कैलकुलेट किया, नहीं, मैंने कहा मैं तो कोर्ट में जाऊँगी। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई मिरर के अगेंस्ट केस किया जो 3 या 4 साल चला। मेरी बदली तब पुणे में हो गई, बट गवर्नमेंट सपोर्टेड मी, बट एज दिस इज़ अ प्राइवेट केस, so I used to come from Pune, sit in court, stand in court. एक राजा ठाकरे यहाँ के बहुत बड़े एडवोकेट है, सीनियर काउंसिल, ही न्यू कि मैं तो पैसा लेती नहीं, मैं तो स्ट्रेट काम करती हूँ। उन्होंने कहा मैं आपका केस लड़ूंगा, आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। ही फॉट माई केस एंड TOI एंड मुंबई मिरर वर आस्क्ड टू एस्टेब्लिश कि आप कैसे लिख रहे हो कि मीरा बोरवनकर ने कहा है गो स्लो ऑन हसीना बानो। They could not get any evidence. मंत्रालय तक गए, CP ऑफिस, DG, because the reality was कि मैं राइटिंग में भी दे रही थी, मैं फॉलो भी कर रही थी कि कैसे इसको अरेस्ट किया जाए। तो then they had to apologize on the front page. तो मैंने इस बुक में इसलिए लिखा है कि मैंने कहा है, जो मेरी फीलिंग है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को डीमोरलाइज करना बहुत आसान है। आप ऐसा लिख दो
अच्छा, और मुझे सब एडवाइस क्या कर रहे थे, अरे यू आर जस्ट एन ऑफिसर, ये पब्लिकेशंस आर सो बिग, व्हाई यू टेकिंग देम ऑन, यू विल नेवर सक्सीड। और मैंने बुक में ये भी लिखा है, जिस दिन उन्होंने अपॉलॉजी की, मेरे को इतने फोन आए फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स टू द सिटीजन्स, नाउ दे वर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट आई फॉट। सो I have also said that I have nothing against the publications, but they should verify. आपके correspondent जो भी लिख रहे हैं, आप verify तो करो, बिना verify आप front page। और मैंने ये भी इंसिस्ट किया कि जिस दिन आपने न्यूज़ दी है उस दिन आपने मेरा फोटो डाला है। जब आप अपॉलॉजी कर रहे हो, मेरी फोटो डालो, एंड अपॉलॉजी विल बी ड्राफ्टेड बाय मी। सो मैंने और राजा ठाकरे सर ने बैठ के अपॉलॉजी ड्राफ्ट की, उनको फोटो भेजा, एंड बोथ द पेपर्स अपॉलॉजी सेम उन्होंने अपॉलॉजी दी। सो डू यू थिंक कि वो इन्फ्लुएंस था हसीना पारकर का उनके ऊपर, इसीलिए उन्होंने ये लिखा ताकि आपकी बदली जल्दी हो जाए? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो मेरे से रिपोर्टर्स भी नाराज थे। क्या था उन दिनों, सिंस यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, यू वोंट नो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, ऑफिसर्स वुड से आज हम यहाँ इनकाउंटर करेंगे, और अपने फेवरेट मीडिया वालों को बुला लेते थे। ऑफिसर्स भी हीरो बन जाते थे, मीडिया को भी रिवॉर्ड मिल जाता था, अरे यू कैप्चर्ड ए लाइव और अबाउट टू बी पोस्ट। तो रिपोर्टर्स नाराज हो गए कि एनकाउंटर बंद कर दिए, पुलिस ऑफिसर्स नाराज हो गए कि एनकाउंटर बंद कर दिए, हसीना पारकर तो नाराज थी। अब इन तीनों में से कौन इतना प्रेशर लाया दैट रिस्पेक्टेड पब्लिकेशंस विदाउट वेरीफाइंग गेव फ्रंट पेज न्यूज़? Our question on this, 2 questions actually, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इतनी बड़ी गैंग जैसे छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, हसीना पारकर, ये लोग सब इतनी बड़ी गैंग इतने लॉ और ऑर्डर होने के बाद भी चलाते कैसे थे? व्हाट वाज देयर यू नो ऑपोस, मतलब व्हाट वाज देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता था उनका, मतलब किस बेसिस पे चलता था? जब इतनी चीज़ें हैं तो फिर वो कैसे कर सकते थे कि खुला एट अ टाइम, जब आजकल सारे पॉडकास्ट बाहर आ रहे हैं। रिसेंटली मैं एक जर्नलिस्ट का पॉडकास्ट देख रहा था जिन्होंने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लिया था, और शायद उसके लिए उनको बहुत सारे रिपरकशंस भी फेस हुए थे, और वो उनमें से बता रही है कि इतना ओपन था कि वो खुले जाते थे, उनकी टीम वाले, उनके गैंग वाले बाहर जाके शूट कर देते थे इन वाइड, एंड कोई कुछ नहीं बोलता था। और सबको पता होता था कहाँ शूट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पुलिस वालों के बहुत बार सामने होता था, पीछे होता था, पॉलिटिशियंस को पता होता था, लेकिन ये ओपन में सब ऑपरेट हो रहा था। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहा था? व्हाट वाज देयर मेन थिंग? कैसे वो ऑपरेट कर पाते थे? पूरा जो एक गैंग वॉर, और जो एक टाइम पे मुंबई में पूरा गैंग्स थे, क्या होता था? प्योर ग्रीड, एंड लेटर ऑन सम रिलीजियस सेंटिमेंट्स, एंड नो रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड करप्शन। ये सारे, इसका एक रीजन नहीं है, एक कॉज नहीं है, सारे मिल गए थे। हाँ, करप्शन कैसे पाते थे? तो करप्शन फ्रॉम गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी, इनका ग्रीड। तो ग्रीड में अगर मैंने राज को फ़ोन किया और बोला कि आज इनकी जो लैंग्वेज होती थी, एक डिब्बा भेज दे, इनकी लॉजिक क्या थी? एक बार मैंने एक लड़के को किया था इंटरोगेट, तो उसने क्या बोला, मैडम मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और ये रोज नई कार्ड लेके घूमता है। सो दिस लॉजिक कि तुमने जो पैसा कमाया ना वो स्ट्रेट नहीं है, इनका एक्चुअली स्ट्रेट लोगों को बहुत कम टारगेट करते थे। तूने जो कमाया वो धोखे से कमाया, हमको हमारा शेयर दे दे, वो ग्रीड है। और मैं बिकॉज मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं अपना शेयर भी लूँगी एंड आई विल ऑल्सो लुक द अदर वे व्हेन यू आर ऑपरेटिंग। तो इसलिए अल्टीमेटली इनको बंद किया गया व्हेन एक्चुअली, तो जब पानी सिर से बाहर पहुंच गया, लोगों में इतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया दिवाली मनानी बंद, मैरिजेस बंद, जब इतना ज़्यादा हाहाकार शुरू हुआ, तब द सेम एजेंसीज जो इनसे अपने कट्स ले रही थी, दे गॉट टुगेदर, MCOC एक्ट हुआ, एनकाउंटर्स बंद होके इनको कोर्ट में लाया गया, इनकी पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई, दे वर शोन कि यू आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो ये सब कंसर्टेड एफर्ट बाय स्टेट, बाय सेंटर, बाय ब्यूरोक्रेट्स, बाय पुलिस ऑफिसर्स, बाय पॉलिटिशियंस, क्योंकि पानी तो सिर से निकल गया।
तब बंद हुआ ये तब सब। बंद हुआ। और किस टाइम पे सबसे ज़्यादा ख़राब था, जब दाऊद इंडिया में था कि जब हसीना पारकर थी तब? नहीं, जब दाऊद इंडिया में था, हसीना पारकर के टाइम पे जो था, द फैक्ट कि कोई सामने आया केस देने, दैट इटसेल्फ इज अ साइन कि आपकी पावर कम हो रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि शायद पुलिस को कंप्लेंट करने से फायदा हो। और जब तक उनको उनका डर ज्यादा है गैंग्स का, हमारे पास कोई नहीं आता फिर केस देने। पर दाऊद जैसे इंडिया से बाहर चले गया, उसके बाद कैसे ऑपरेट करता था इंडिया में? उसके सारे भरे हुए थे लोग, और उसका और छोटा राजन का जो डिवाइड हुआ था, छोटा राजन वॉज ए पार्ट ऑफ दाऊद गैंग, ओके। पर वो रिलीजियस डिवाइड हो गया था। और फिर उसके बाद दोनों अलग अलग ऑपरेट है। हाँ, पर पैसा दोनों को चाहिए था। और दोनों सिर्फ पैसे के लिए ही एक्सटॉर्शन कर करके ये करते थे। द क्राइम वाज प्योरली जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, देयर वाज नथिंग एल्स। उनके लिए पैसा, बट अगर मेरे को तुम्हारे से कोई डिस्प्यूट सेटल करना है तो आई विल पे दोज गाइज। तो डिस्प्यूट सेटलिंग, बिकॉज लैंड इज सो क्रूशियल इन मुंबई। एक प्लॉट है, उसके लिए 10 बिल्डर्स हैं, 2 एंड में अगर कोर्ट में जाएंगे तो केस, सिविल केस लगेगी 20 साल बाद। तो इजी वे आउट इज इधर गो टू इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और गोइंग टू गो टू गैंग्स। और देन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इधर एनकाउंटर करके गैंग वॉर्स वालों को मार देगा, तो वो क्लीन हो गया। ओके, एंड देन हियर्स अ क्वेश्चन, आप क्राइम ब्रांच में थे, सबसे खतरनाक आपकी लाइफ में कौन सा इंसिडेंट रहा जब आप क्राइम ब्रांच में थे इधर? बहुत ही रहते थे खतरनाक, ऐसी लेटर्स आ जाती हैं विच आर वेरी डेंजरस। आपको डराया नहीं किसी ने? बहुत बार डराने की कोशिश की, जैसे? बट आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट, बट आई थिंक माई पंजाबी जीन्स आर स्ट्रॉन्गर देन द फियर दे ट्राइड टू जनरेट। लेटर्स लिखना, ब्लैंक फोन कॉल्स देना। एक बार क्या हुआ था, मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं याद, पर मैं ऑफिस ना रात को 12-1 बजे रात को गई, अचानक ऑफिस खुला, तो मेरा तो पीए नहीं था, कुछ तो अर्जेंट काम था, मैं वो निकाल के फाइल बैठ रही, तो फोन आ रहा है कि मैडम आपको मिलने आऊं। मैंने कहा लैंडलाइन पे। आपको कैसे पता मैं ऑफिस में उस टाइम? नहीं मैडम आऊं क्या? मैंने कहा नहीं, आप सुबह आइए, अभी मत आइए। मैंने जब ढूंढा तो मेरे एस्कॉर्ट व्हीकल का ड्राइवर ने इन्फॉर्मेशन लिख कर दी थी कि मैडम आप अभी ऑफिस में हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आई मीन लाइक यू कैन डू इट। बट आपका अगर एस्कॉर्ट ड्राइवर जो है वो ही उनके साथ मिला हुआ है, ऐसा हो जाता है। एक बार पोर्ट में, व्हेन आई वाज डीसीपी इन पोर्ट, एक बहुत बड़ा कंटेनर थेफ्ट हुआ, तो मेरे ऑफिस में काम करने वाला जो कांस्टेबल था, ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट। दिस इज रेयर, बट करप्शन इन पुलिस। Okay, there's one more chapter. I want to talk about that also. Stalking of a lady, right? Yeah, it's not humorous, you know, it's not funny. तो क्या हुआ, from beginning of my career, I used to keep 1 hour for citizens without appointment. अच्छा, तो जब मैं जॉइंट सीपी क्राइम थी, तो दिस लेडी, जिसका नाम मैंने बुक में दिया है, बट आई डोंट वांट टू से इट हियर टुडे, इट सीम्स शी केम एंड शी मेट मी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर। उसके बाद क्राइम ब्रांच वाले बोलते थे, वो मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, कि वो आती है पर हम उसको आपको मिलने नहीं देते, तो आपको हैरेसी करती है, आपको तंग, उसके पास कोई काम तो है नहीं। तो मैंने भी उसको इग्नोर किया। बार बार मिलती जाके, ट्राई करती थी, मिली तो शायद 1 या 2 बार ही थी। फिर उसको ऊपर आने ही नहीं देते थे। लोअर लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो सिक्योरिटी थी, वो वहाँ से ही उसको भेज देते थे वापस। फिर मेरी पुणे बदली हो गई, तो पुणे में ये लेडी 1-2 बार आई, फिर फूल लाई। तो पुणे में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, सीआईडी में। तो मैंने कंट्रोल रूम ऑफिसर को बोला कि ये अगर लेडी आई तो इसे अंदर मत आने दो, मेरे पर्सनल स्टाफ को भी बुला। एक दिन मैं घर गई तो मेरी माँ के साथ चाय पी रही है। आई जस्ट लॉस्ट इट। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को बोला, देखो ये बहुत तंग कर रही है। और क्या करती थी, व्हाट्सएप पे या मेल पे या लेटर्स, लव लेटर्स, पोएम्स अबाउट मेरे बारे में कुछ पोएम्स लिखती थी। तो जब पुलिस स्टेशन वाले लेके गए तो मैंने सोचा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर को बोलती हूँ, क्यों मैंने बोला इसको लेके जाओ यहाँ से। तो मैंने फ़ोन किया तो कह रहा है नहीं मैडम, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके बैग में से
हमें बहुत ऐसे लव लेटर्स आपके नाम पे लिखे हुए पोइट्री मिली है, तो हम इनको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। तो मैजिस्ट्रेट के सामने लेके गए वो वहाँ के इंस्पेक्टर, तो उन्होंने वो पोएम्स देखी और लेटर्स लिखी मेरे नाम पे जो लिखी हुई हैं। तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इनको तो आप ससून हॉस्पिटल भेज दो फॉर ऑब्जर्वेशन, शी सीम्स टू बी सम डिस्टर्ब्ड। ससून के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मीरा बोरवनकर, शी इज़ थ्रेटनिंग सुइसाइड ऑल्सो, सो शी शुड बी सेंट टू द मेंटल हॉस्पिटल। तो पुणे के मेंटल हॉस्पिटल से शी रैन अवे। उसकी और उसकी मदर ने मेरे अगेंस्ट केस कर दी हाई कोर्ट में, सेइंग दैट आई इलीगली डिटेन्ड। मेरा इसमें कोई रोल नहीं एक्सेप्ट सेंडिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। उसको जब हॉस्पिटल भेजा गया तो मैजिस्ट्रेट का आदेश है, मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया तो डॉक्टर की रिपोर्ट और मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। पता नहीं क्या हुआ हाई कोर्ट में, उन्होंने भी कह दिया मीरा बोरवनकर एक्सीडेड हर अथॉरिटी, डिस्पाइट government prosecutor having shown them all those love letters and everything and also the record of her phone calls. अच्छा, पहले मुझे फ़ोन कॉल करती थी, फिर मेरे हस्बैंड को करने लग गई, बच्चों को करने लग गई। पर हाई कोर्ट में शी टुक ए स्टैंड दैट शी वांटेड टू मैरी माय सन हु वुड बी अबाउट 15 years यंगर टू हर। उसने ये स्टैंड ले लिया। तो जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि मीरा बोरवनकर प्रोबेबली एक्सीडेड हर अथॉरिटी, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, वही लेटर्स, वही लव लेटर्स, लव पोएम्स और रिकॉर्डिंग जो उसकी सारी थी वो पेश की गई। तो आई मस्ट से उदय ललित जो बाद में बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हरीश साळवे, इन दोनों ने मेरा केस विदाउट टेकिंग ए रुपी फ्रॉम मी इन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेंट थ्रू द लेटर्स एंड दे रियलाइज हाउ मच हैरेसमेंट आई हैड सफर्ड। तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट हाई कोर्ट need not have made this comment having gone through all these harassment which the lady officer has suffered. फिर वो मार्क्स एक्सपंज किए गए, उसको बोला गया कि she was also there in the court presenting her case कि मैं तो मीरा बोरवनकर में नहीं उसके बेटे में इंटरेस्टेड हूँ। बट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड आवर कंटेंशन। एंड बाय द वे अबाउट 20 days बैक मैंने उसके सारे फ़ोन ब्लॉक किए हैं। मुझे एक फ़ोटो उसने भेजा है विद फ्लावर्स सेइंग दीज आर फ्लावर्स फ्रॉम माई विंडो। तो women can also be very can be nuisance stalker. We generally think stalkers are men, but I want to share this कि even women can be stalkers. And to this level, अभी भी 20 days पहले she sent it. आज तक, यानी कितने साल पुरानी बात है? ये देख लो 2006 से शुरू हुई है। आज तक वो स्टॉक कर रही है, वो 20 दिन अब पहले काफी नहीं काफी बीच में बहुत बड़ा गैप था। ये अभी रिसेंटली आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने ब्लॉक किया है, कैसे आ गया ये फ्लावर्स फ्रॉम माय विंडो। डर लगता है कभी? नहीं, आई टोल्ड यू, थैंक्स टू माय पंजाबी जीन्स, बट क्रॉस योर फिंगर्स। ओके, इन सब में आप इतने बार सिस्टम में रह चुके हो, आपने बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में, एजेंसीज में काम किया है, आपने बहुत क्लोजली देखा है, बिकॉज आपने सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखे हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ, आपने लोकल सेशन कोर्ट के देखे हैं, राइट? पावर हायरार्की में सबसे ज़्यादा पावर इंडिया में आपको लगता है किसके पास है? पॉलिटिशियंस। यू थिंक कि आज question. एक नो क्वेश्चन, यू थिंक कि एक पुलिस ऑफिसर वो पावरलेस है इन फ्रंट ऑफ अ पॉलिटिशियन? नो, इफ ही डिसाइड्स तो लॉ इज विद अस, पर हमारी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, डिसिप्लिनरी एक्शन सब उनके हाथ में है। तो देखो, मेरा ऐसा है कि माई हस्बैंड इज वर्किंग, आई डोंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को बच्चों को बड़ा करना हो, तो मैं रिस्क ले सकती हूँ। थिंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर जिसकी वाइफ बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, लॉ उसके फेवर में है, बट कहाँ से वो स्ट्रेंथ लाए टू विदस्टैंड ए करप्ट पॉलिटिशियंस? You think that one corporator is also powerful than police? कि only at the politicians at what level? Politicians जो central level chief minister of the state obviously will be more powerful. MLAs भी powerful होते हैं, MPs भी powerful होते हैं अपने एरिया के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ,
आज की परिस्थिति में जिला का प्रत्येक पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, जिसे आप इंदौर की भाषा में SHO बोलेंगे, हमारी भाषा में सीनियर इंस्पेक्टर बोलेंगे, वो MLA का सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, मे बी 5% 10% पुलिस लीडरशिप कहेगी ये बहुत कैपेबल ऑफिसर है, इसको मैं पुलिस स्टेशन इंचार्ज बनाता हूँ। बट MLA के एरिया के जो 10 पुलिस स्टेशन हैं उसमें 9 के इंचार्ज तो उसी ने सिलेक्ट किए हैं, शायद एक जो है वो लीडरशिप ने की, इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। पर एक यहाँ पे एक और पॉइंट है रेजवी, वो जो 9 उसने सिलेक्ट किए हैं वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर कॉम्पिटेंट। पर मैंने मेरी बुक में भी लिखा है, बट उनके लिए MLA का आदेश वर्सेस ड्यूटी बाय लॉ में MLA का आदेश प्रायोरिटी लेता है, तो उसमें सिटीजन्स पीछे रह जाते हैं। MLA जो कह रहे हैं वो माना जाता है। और मैंने एक सीनियर ऑफिसर को ये कहते सुना है, मैं नाम नहीं देना चाहती, कहते हैं DG लेवल ऑफिसर, थाने में जब बाई इलेक्शंस हुआ तो मुझे इन्होंने बहुत देर से मेरी मदद मांगी और केवल इतने % वोट से ही जीत पाए। मुझे अगर टाइम पे बताते तो मैं उनको कितनी बड़ी जीत ला के देता। नाउ इफ द DG ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेइंग कि मैं जीत ला के देता हूँ, तो कितना हम पुलिस स्टेशन लेवल में इन्वॉल्व हो गए हैं पॉलिटिक्स में। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उतना ही पैसा होता है, इतना पावर होता है पर वो इतना इंटरफेयर नहीं करते, कम इंटरफेयर करते हैं। कॉरपोरेटर्स तो अपनी बीट, हमारा जो पुलिस स्टेशन है उसका इंचार्ज आ गया MLA के कहने पे, जो बीट ऑफिसर है वो कॉरपोरेट की मर्जी है वहाँ का, वो कॉरपोरेट ही है। सो जनरली TI SHO ये लोग सब MLA फेवरेट्स। तो हर थाने का जो थाना इंस्पेक्टर होता है वो भी MLA फेवरेट ही है। होता भी है, कई लोग एटलीस्ट फसाड ऑफ इंडिपेंडेंस रखते हैं, कई जगह तो वो भी नहीं है। एंड जो अब जैसे आप ऊपर लेवल पे बात कर रहे हो कि DGP IG ये लोग, ये MLA लेवल पे नहीं होते ना कंट्रोल्ड, ये CM लेवल पे। इनमें अभी करप्शन भी कम है और लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स लॉ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे और पुलिस ट्रेनिंग पे ये बहुत एम्फेसिस देना चाहिए कि आपकी लॉयल्टी जो है वो MLA MP की तरफ ना होके भारत के संविधान की तरफ होनी चाहिए। वो हम भूल जाते हैं। तो हमको लगता है कि द राइट वे इज़ टू लिसन टू माई MLA, जबकि राइट वे इज टू लिसन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक गैप हो गया है, बहुत बड़ा गैप हो गया। एंड यू थिंक कि सिर्फ पॉलिटिशियन ज़्यादा पावरफुल हैं कि जो बहुत बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन हैं वो भी, मैन एंड वुमेन हैं? बट एक तो देश में बहुत पैसे वाले कौन, अंबानी, अदानी और थोड़े गिने चुने ही हैं, वो भी पावरफुल हैं। पर हर एरिया का भी एक बहुत पावरफुल होता होगा, हर शहर का या हर कस्बे का तो एक पावरफुल होता होगा, जो क्योंकि पॉलिटिशियन के वो क्लोज फ्रेंड्स होते होंगे या उठना बैठना उनका साथ में होता होगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स वहाँ से आते होंगे, सो वो भी तो बहुत पावरफुल होंगे। ओके, उनके पास पैसा है बट उनकी पुलिस नीड्स कम हैं। ओके, MLA के पास 10 लोग रोज जाते हैं, उसको पुलिस स्टेशन को फ़ोन करना ही पड़ता है। ये बिल्डर या पैसे वालों को कभी कोई पर्सनल इशू आ जाए तभी फ़ोन करना पड़ता है। तो मैं कहूँगी कि मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्डर्स या बहुत पावरफुल लोगों से इंटरफेरेंस का इतना नहीं आया जितना पॉलिटिशियन की इंटरफेरेंस का आया, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास लोग बहुत जाते हैं मदद मांगने। सो ये जो पैसे वाले जो ज़्यादा लोग होते हैं वो लोग तो एक आध बस क्लियरेंस वेरेंस के लिए फ़ोन करते होंगे, बाकी कुछ नहीं। या जब कुछ पर्सनल इशू, किसी ने धमकी दे दी, हाँ, तब फ़ोन करेंगे, प्रोटेक्शन दे दो और ये हाँ, उस टाइम पे। एंड देन वो आप मतलब पुलिस उनको फेवर करती है जिनको ज़्यादा, जिनके पास पैसा होता है ज़्यादा, कि सब केसेस सेम टेंडेंसी तो थोड़ी बहुत है, बट इतनी ब्लेटेंट मैंने नहीं देखी। और एक और इशू है, जैसे जब ये प्रोटेक्शन मांगते हैं तो हम लोग इनको उनसे वो
ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन एक कांस्टेबल दिया तो इसके लिए इतना आपको देना पड़ेगा, पैसा भी लेते हैं. बट एक्चुअली वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फील वी हैव मिस्ड, एवरी कांस्टेबल इन इंडिया, किसी भी स्टेट का आप ले लो, कम से कम 14 घंटे दिन में काम करता है. और हर उत्सव के दिवस, गणपति है, दिवाली है, होली है, एक्स्ट्रा काम. तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि मैं जब इतना काम कर रहा हूँ तो अगर इसने थोड़ा दे दिया तो इसमें क्या गलती है, या जब मुझे अड़चन आती है तो कौन मेरी मदद करता है, ये थोड़ा सा पैसा अगर आ गया तो उसी से मैं लॉयर हायर कर लूँगा. जैसे मेरे अगेंस्ट 2 पर्सनल केसेस हैं, कौन उसका खर्चा देगा. ऐसा हमारे ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी प्राइवेट केसेस हो जाते हैं. तो ऐसे इसीलिए यू फील कि इंडिया में पुलिस का नाम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आता है कि मतलब बहुत लोग न्यूज़ में लिख देते हैं कि ब्राइब बहुत ज़्यादा चलती है, हर जगह आप पुलिस स्टेशन में पैसे खिला दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा. इनफैक्ट एक छोटे से पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अगर आपको करना है तो आप पैसे खिला दो, आपका बहुत फास्ट हो जाएगा. या कोई भी चीज़ से आपको बचना है तो आप पैसे खिला दो और आगे निकल जाओ. डू यू थिंक दैट्स ट्रू अभी आज की तारीख में भी कि पैसे से सब काम हो जाता है पुलिस स्टेशन में भी? ये अब इसलिए कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई. आपको अगर पासपोर्ट चाहिए, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. तो वो जो सारा सर्किट था ना, वो तोड़ दिया. आपको लाउड स्पीकर के लिए चाहिए, अप्लाई ऑनलाइन. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टोटल करप्शन सर्किट टूट गया है, पर टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है. आपको याद है, यू आर यंग, मैं खुद अगर रेलवे टिकट या एयर टिकट लेना होता था, ब्लैक होता था, क्यूज़ होती थी. अब क्या है, टेक्नोलॉजी में यू अप्लाई ऑनलाइन. तो करप्शन अभी भी है, बट टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं. वी नीड मोर टेक्नोलॉजी. एंड ऑल्सो आप अगर एक कांस्टेबल को 8 घंटे की शिफ्ट देंगे और उसको वीकली ऑफ, हफ्ते में 1 दिन ऑफ, और छुट्टियां जो है रीजनेबल देंगे, करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. For that we need more people in police, no? Yeah, and we need also more judiciary. Yeah, that's. But I was telling this to Ravinder sir as well कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक पर्सनली ज़्यादा पुलिस के साथ हुआ नहीं है, पर जब भी हुआ है 1-2 बार इट हैज़ बीन वेरी गुड. मतलब मैं जितना पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, वो जो जितना एंटी एक तरीके की वेव है कि पैसा खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई हेल्प नहीं करते, कहीं पे तुम्हारी मदद नहीं होती. टच वुड, आई हैव बीन इन अ सिचुएशन 1 या 2 बार जहाँ पे मेरे को बहुत हेल्प मिली. सो आई ऑलवेज फील लाइक कि ओके, मतलब मन में एक डर लगता है कि कभी मैं ऐसे फंसूँ नहीं जहाँ पे मुझे पता नहीं चले सामने वाला कोई बहुत पावरफुल हो और वो मैं ही उस केस में उल्टा फंस जाऊँ जहाँ पे मैं सही हूँ तो भी. पर उस टाइम पे ये सोच के मुझे थोड़ी होप भी मिलती है कि एट द सेम टाइम मेरे साथ अभी तक अच्छा हुआ है, अभी तक कभी गलत में फंसा नहीं हूँ, तो मैं बच गया. तो बहुत साल पहले नागपुर पुलिस ने एक सर्वे किया था. जिनका पुलिस से कांटेक्ट आया है उनका ओपिनियन पुलिस के बारे में अच्छा है. जिनका कांटेक्ट ही नहीं आया पर सुनी बात है, उनका जो मत है पुलिस के विरोध में जाता है. सो हम ये सब अपने अधिकारी कर्मचारियों को बोलते हैं, मैक्सिमम कांटेक्ट की वजह से आपको एक्चुअली फीडबैक मिल रहा है. जिन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात पे पुलिस बहुत करप्ट है, पुलिस पैसे के बिना काम नहीं करती, ये फैला रखा है, उसकी वजह से गलत फहमी है. बट यू कैन नॉट पुट करप्शन अंडर द कारपेट. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू कन्फ्रंट दैट. सो मुंबई में जब आपका टेन्योर था या महाराष्ट्र में जब आपका टेन्योर था, बैक टू बैक बहुत अटैक्स होते थे. अटैक्स टेररिस्ट अटैक्स होते थे बहुत सारे, राइट? 26/11, फिर 2006, 1993 में भी हुआ था. सो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुआ, ताज अटैक्स हुए. टेररिज्म बहुत ज़्यादा था. एंड अभी पिछले लास्ट 10 ईयर्स में हमने देखा है कि वो बहुत स्टेबलाइज हो गया. टेररिस्ट अटैक्स नहीं होते. वाई डू यू थिंक उस टाइम पे क्या चल रहा था मुंबई में जिसकी वजह से इतनी ईजीली इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते थे बैक टू बैक? इंटेलिजेंस वीक थी सेंटर में, स्टेट में. और अभी मुझे लगता है ये जो है ना, इस गवर्नमेंट की जो सफलता का मेन रीज़न जो मुझे दिखता है एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, वो
ब्लास्ट और टेररिस्ट एक्ट्स नियरली ज़ीरो कर दिए। मैं एक बार मेरे को लगता है मैं सातारा जिले से या पुणे से मुंबई आई और जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस में बैठी कॉफ़ी पी रही थी, तो वहाँ जॉइंट सीपी क्राइम भी थे। उन दोनों ने कहा, ये 90s की बात होगी, लेट 90s की, हम रात को सो नहीं पाते, हमें पता नहीं कब टेररिस्ट अटैक कर दें। तो एक तो अभी इंडिया ने एक जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और मैसेज दिया है कि वी विल बी रूथलेस इन हैंडलिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये मैसेज इंटरनली भी दिया गया है और एक्सटर्नली भी दिया गया है, इंटरनेशनली भी। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम शार्प हुआ है और कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, कोऑर्डिनेशन विद लोकल अथॉरिटीज़ भी बढ़ा है। पुलिस प्रोफेशनलिज्म जो 26-11 के केस में बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, एनएसजी लेट आई थी, उस सब पे केस स्टडीज डिस्कशंस होने के बाद जो स्टैंडिंग SOPs बनाएंगे, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, वो रीडू करके हर जगह फोर्स 1 या SPG या NSG इनकी जो यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई हैं। तो ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटरनल कंसोलिडेशन एंड मैसेज टू इंटरनेशनल ऑडियंस कि हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, उसका सब इफेक्ट है। तो स्ट्रॉन्ग स्टैंड एंड इंटरनली जो इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। अजीत डोभाल सर का डू यू थिंक is a huge contribution to this? Yeah, absolutely, no doubt about it. He's really the mastermind that in the country who understands how to make our country more strong and then eradicate terrorism. I think professionally he's very strong. Plus he has the backing of PM and HM. So definitely his contribution is tremendous. Okay. हम अब बात कर रहे थे, जब हम डर की बात कर रहे थे तो आपने उस टाइम पे केस की बात करी, बिल्किस बानो। क्या केस था वो पूरा मुझे बताओ, और क्या स्पेसिफिक आपका इंटरेक्शन था उस केस में? तो क्या हुआ, अभी मुझे किसी ने, मैं जो वसई के प्रोग्राम में गई थी तो मुझे कोई पूछ रहा था, आपने बिल्किस बानो के केस में PIL फाइल किया, आप तो रिटायर हो, आपको डर नहीं लगा? तो मुझे वो केस ख्याल में आया। ऐसा था, बिल्किस बानो का गैंग रेप, ये सबको पता है, 2000 के आसपास का, और उसकी बेटी को मार दिया गया, 7 शायद और लोगों को मार दिया गया, उसकी फैमिली के 14 लोगों को। सो गैंग रेप विद मास मर्डर। इस केस को गुजरात में चला नहीं पाई सरकार क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ख़राब था। ये गुजरात का केस है? हाँ, गुजरात का केस है। तो वो केस को महाराष्ट्र में चलाया गया और इसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास हुई, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अभी पिछले साल ये सुनने में आया कि उनको माफ़ कर दिया गया, जितनी सज़ा भुगती और उनको छोड़ दिया गया है। तो फिर टीवी में भी फ़ोटो देखे कि जब वो आरोपी बाहर निकल रहे हैं जेल से तो उनको हार पहनाए जा रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है सारे देश में लोगों को बड़ा आक्रोश आया, बिकॉज गैंग रेप एंड मास मर्डर और आरोपी छूट रहे हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो छोड़ो, उनको तो हार पहनाया जा रहा है। तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें प्रोफेसर जगदीप चोखर हैं, आप उनको भी पॉडकास्ट में लाइए, और एक IFS की मैडम है माधुरी बहादुरी। हम तीनों ने क्या डिसाइड किया कि अपन इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे, बिकॉज मैं ना प्रिजन की चीफ भी थी महाराष्ट्र में। तो मुझे रेमिशन के रूल्स भी पता थे। और हमने वृंदा मैडम है, वृंदा ग्रोवर मैडम, उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी बहुत आक्रोश है, तो हम ये कोई भी किसी भी तरह का पैसा नहीं आपसे लेंगे, जितना खर्चा आया जैसे डॉक्यूमेंटेशन या सर्विंग ऑफ समन्स वगैरह में आता है, तो हम ये केस PIL फाइल करेंगे। तो हमने ये PIL फाइल किया और भी 2 PILs फाइल हुई। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो वो 11 लोगों ने, इतने पावरफुल एडवोकेट्स हमारे तरफ से भी, हमने भी जो हमारे कैपेसिटी थी किए, और कोर्ट ने कहा कि वो 11 को जो रेमिशन दिया गया है वो गलत है। और उन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया, रिव्यू भी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और वो जो 11 गैंग रेप के आरोपी हैं, मास मर्डर के आरोपी हैं, उनको जेल में वापस भेजा। तो मुझे एक लगता है इसमें 2 मैसेजेस बहुत क्लियर जो हमारा ग्रुप देना मांगता है, मैं इंडिविजुअली नहीं, PIL मेरे नाम से है इसलिए मेरा नाम आता है उसमें, कि एक तो महिला अत्याचार जो है उसमें धर्म जाति का वो नहीं है। बिल्किस बानो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, चोखर प्रोफेसर हिंदू हैं या माधुरी मैडम है, तो अत्याचार अत्याचार है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। एक ये मैसेज। दूसरा, आप फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। हमने जो पूरा रेमिशन का लॉ देखा उसके हिसाब से जो इसमें सेंटेंसिंग जज था जिसका ओपिनियन लेना चाहिए आपको इनको बाहर छोड़ने के लिए, उसका ओपिनियन इनको छोड़ने के विरुद्ध था। CBI के जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उसने भी अपोज किया था, फिर भी गुजरात सरकार ने छोड़ दिया। तो जब 3-4 लोगों ने PILs फाइल किया तो हमें इतना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी और जो कायदा है उसके हिसाब से निर्णय देकर उन 11 आरोपी को वापस जेल में भेजा। सबको डर क्यों लगा था इस केस में? आप बोले थे कि डर आपने वाला कि जब आप फाइल कर रहे थे तो आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं डर लगा, लोग डरा रहे थे। मैंने घर के लोगों को बताया ही नहीं। लोग क्यों डरा रहे थे? एक तो तुम रिटायर हो, जब तक तुम सर्विस में हो, दूसरा ये इस टाइम हिंदुत्व का राज है, तो ये महिला तो मुस्लिम है, तो तुम्हारे अगेंस्ट आ जाएंगे ये सारे रिलीजियस एलिमेंट्स। बट मुझे और मेरे सारे ग्रुप को लगा कि इस केस में ना रिलीजन डजंट मैटर, इट इज़ अ वेरी क्रूअल क्राइम। तो that's how. Wow, I have so many more questions. मैं कितनी जा सकता हूँ? I know, but I know आपको लेट हो रही है, and thank you so much. आप इधर आए, आपने इतनी सारी स्टोरीज बताई, इतनी सारी चीज़ें फ्रैंकली बताई. It's an honor to have you. I hope this will be one of your best podcasts as well, and this is one of our best podcasts. You are truly an inspiration for not only women but for every man as well, because a lot of places जहाँ पे आपके इतने courageous answers भी थे और आप जो situation बता रहे थे आपकी, उसमें hats off to you for all the service that you have done to the nation. Thank you so much for being here. Thank you, and my hope is your generation. Our generation will do great work, and I am very optimistic and hopeful about it. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो। हम डिटर्मिन्ड हैं और ये हमारा गोल है कि इस चैनल को सबसे बेटर वर्ल्ड वाइड बेस्ट पर्सनल ग्रोथ चैनल हमें बनाना है, लेकिन उसके लिए आपके फीडबैक की ज़रूरत होगी। तो आप कमेंट्स में हमें बताओ कि कैसे टाइप के गेस्ट आप देखना चाहते हो, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, क्या हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उस फीडबैक से हम सीखेंगे जैसे हम आज तक सीखते आए हैं। जो लोग आप हमें सजेस्ट करते हो हम वो लोग लेके आते हैं, जैसे आप सजेशंस देते हो उनको हम इनकलकेट करते हैं और बेटर बनने की कोशिश करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर आउट, क्योंकि अगर हम सबको ग्रो करना है तो एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इन टुडेज एपिसोड। वेल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।